नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली सेट प्रैक्टिस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इरिटेरिया के बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के बारे में। ठीक है दोस्तों, 8 सेट हम लोग कर चुके हैं और 9 नंबर के सेट को हम लोग करने वाले हैं आज। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करेंगे और 1 से 95 तक के प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। और दोस्तों, जो 4 से 5 प्रश्न हैं वो आपको गणित से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने से हल करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी के 95 से 94 को हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं और बारी बारी से सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो दोस्तों, 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धौलावीरा। ठीक है दोस्तों, जो कि हड़प्पा काल का नगर है और यह 3 भागों में विभाजित था। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से सही सुमेलित है? ऑप्शन ए नासिक अभिलेख, गौतमी बलसिरी, ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, ऑप्शन सी ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, दूसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, यानी कि तीनों के तीनों सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका सही उत्तर ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप लोग इसको वीडियो को थोड़ा रोक करके उत्तर सोचिए। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी मोगलीपुत 30, ऑप्शन डी साबा कामी। तो दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोगलीपुत 30। ठीक है दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था तीसरा बौद्ध संगति? तो मोगलीपुत 30 के अध्यक्षता में। ठीक है दोस्तों, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कथन 2, इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। कथन 3, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही है, या फिर ऑप्शन डी कोई सही नहीं है। तो दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 356 ईसा पूर्व में। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। यानी कि तीनों के तीनों कथन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी महमूद गौरी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी फिरदौस शाह। तो दोस्तों, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन कौन था इनमें से? तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है दोस्तों, जो कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम था। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? ऑप्शन ए अब्बास खां सरवानी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन डी मिन्हास
उस सिराज। तो दोस्तों छठे नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अब्बास खां सरवानी। ठीक है दोस्तों, अब्बास खां सरवानी दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? ऑप्शन ए बदाऊनी, ऑप्शन बी जस्टिन, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से वो कौन था जो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? तो दोस्तों 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बदाऊनी ने। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? बदाऊनी। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शेर शाह सूरी ने। किसने दोस्तों? शेर शाह सूरी ने दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किया था। अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी रणजीत सिंह। तो दोस्तों 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टीपू सुल्तान ने। ठीक है दोस्तों, टीपू सुल्तान ने ही फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1922 ईस्वी में। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा वर्ष होगा जिसमें असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1920 में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? ऑप्शन ए 20 जुलाई 1905 को, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905 को, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905 को, ऑप्शन डी 7 नवंबर 1905 को। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि जो बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था इनमें से किस तिथि को? तो दोस्तों 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। तो दोस्तों इनमें से जो दिया है आपका घटना, इनको आप लोग सही क्रम में सजाना है। आइए दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं एक से। एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, 3 भगत सिंह को फांसी, 4 गांधी इरविन समझौता। तो दोस्तों इसमें जो हमारा कूट सही है ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 1 4, ऑप्शन सी 4 3 2 1, ऑप्शन डी 3 4 2 1। तो दोस्तों 12 नंबर प्रश्न का जो सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन सी। पहले 4 होगा गांधी इरविन समझौता, उसके बाद 3 होगा भगत सिंह को फांसी, उसके बाद 2 होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, उसके बाद 1 होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसलिए सही उत्तर सी। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 17। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा में जो महिलाओं की सदस्यता थी वो कितनी थी? तो सी
टोटल 15। ठीक है दोस्तों, कितनी थी? 15, यानी 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 23। ठीक है दोस्तों, जो कि भारतीय संविधान में वैसा अनुच्छेद है जो मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? तो अनुच्छेद 23। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा कथन होगा जो कि गलत होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग बारी बारी से कथन को पढ़ते हैं। कथन ए, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। कथन बी, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कथन सी, महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया गया हो उस सदन का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। कथन डी, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। तो दोस्तों इनमें से आपका जो कथन गलत है वो है 15 नंबर प्रश्न का डी। ठीक है दोस्तों, कौन सा कथन गलत होगा? राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, इसलिए आपका जो कथन गलत है वो डी है। अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम खाली स्थान सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 25। तो दोस्तों 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 50। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है, फिर वह अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा भारतीय संसद में। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? तो दोस्तों इनमें से वो कौन से दो राज्य होंगे जिनमें राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? तो आइए दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु एवं कर्नाटक में, ऑप्शन बी बिहार एवं पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी उड़ीसा और गुजरात, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ एवं हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है इनमें से। अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? ऑप्शन ए बलिराम भगत, ऑप्शन बी बलराम जाखड़, ऑप्शन सी श्री हुकुम सिंह, ऑप्शन डी सोमनाथ चटर्जी। तो दोस्तों इनमें से वो कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जिनका कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बलराम जाखड़ का। ठीक है दोस्तों, बलराम जाखड़ जी का जो कार्यकाल था उस इनमें से सर्वाधिक था। ठीक है दोस्तों, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी नगर परिषद। तो दोस्तों 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी नगर परिषद। ठीक है दोस्तों, नगर परिषद जो कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में नहीं है। कौन सा दोस्तों? नगर परिषद। अब हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए केंद्रीय कानून मंत्री, ऑप्शन बी विधि सचिव, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महान्यायवादी। ठीक है दोस्तों, महान्यायवादी ही भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अब हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है दोस्तों? तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति ही भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति करता है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन ए 37वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 15वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 41वां संविधान संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 41वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों? तो 41वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सरोद, ऑप्शन डी बांसुरी। तो दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध इनमें से जो वाद्य यंत्र है वो किनसे था? तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तबला से। ठीक है दोस्तों, तबला से उनका संबंध था। अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में, या फिर ऑप्शन डी पेरिस में। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन इनमें से किस शहर में हुआ था? तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। अब हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी कोच्चि में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, ऑप्शन डी कोझिकोड में। तो दोस्तों विश्व के प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन इनमें से किस शहर में स्थित है? तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोच्चि में। कहाँ पर दोस्तों? कोच्चि, कोच्चि में ही विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? ऑप्शन ए गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन बी गंगा डेल्टा, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी महानदी बेसिन। तो दोस्तों 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंगा डेल्टा में। ठीक है दोस्तों, जो भारत का जो गंगा डेल्टा क्षेत्र है इसमें ही भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं।
अब हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? ऑप्शन ए सीवेज, ऑप्शन बी एस्बेस्टस, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी पॉलीथीन। तो दोस्तों इनमें से वो कौन है जो जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सीवेज। ठीक है दोस्तों, सीवेज होगा, इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक है? ऑप्शन ए स्मॉग, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी फ्लाई एश। तो दोस्तों इनमें से कौन होगा जो द्वितीय प्रदूषक है? तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्मॉग। ठीक है दोस्तों, स्मॉग। अब हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? ऑप्शन ए शेषाचल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन बी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी नल्लामल वन क्षेत्र, ऑप्शन डी सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो दोस्तों 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, जो कि पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, कौन सा आरक्षित क्षेत्र? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। अब हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1968 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1973 में, ऑप्शन डी 1992 में। तो दोस्तों भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी इनमें से? तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1973 में। कब दोस्तों? 1973 में। अब हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। सेक्री नई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी नागालैंड में, ऑप्शन डी त्रिपुरा में। तो दोस्तों सेक्री उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नागालैंड में। कहाँ पर दोस्तों? नागालैंड में सेक्री उत्सव मनाया जाता है। अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी मैसूर में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। मिस अर्थ इंडिया 22 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए आर्या वालवेकर, ऑप्शन बी वंशिका परमार, ऑप्शन सी सिन्नी शेट्टी, ऑप्शन डी सरगम सिंह। तो दोस्तों मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता इनमें से कौन है? तो 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वंशिका परमार। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बने हैं? ऑप्शन ए नील मोहन, ऑप्शन बी समीर अग्रवाल, ऑप्शन सी उत्पल कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने हैं, वो हैं 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नील मोहन। ठीक है दोस्तों, कौन बने हैं? नील मोहन। अब हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर।
भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर, ठीक है दोस्तों, टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी पुणे में। तो दोस्तों 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विशाखापत्तनम में। ठीक है दोस्तों, जो सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो विशाखापत्तनम में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए जर्मनी में, ऑप्शन बी रवांडा में, ऑप्शन सी इटली में, ऑप्शन डी पुर्तगाल में। तो दोस्तों 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पुर्तगाल में। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाल में ही संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में जो प्रथम स्थान पर राज्य है वो है 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हरियाणा राज्य। ठीक है दोस्तों, कौन सा राज्य? हरियाणा राज्य पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर है। अब हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए सावज, ऑप्शन बी बिंगड्रेन, ऑप्शन सी पेरी, ऑप्शन डी A+C, यानी कि सावज और पेरी। तो दोस्तों 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सावज। ठीक है दोस्तों, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर सावज है। अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राज्यपाल के समूहों में कौन सही सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, ऑप्शन बी झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन सी मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान, या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो दोस्तों इनमें से जो सही सुमिलित नहीं है वो है डी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है दोस्तों, ये सही सुमिलित नहीं है। अब हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए श्रेष्ठ योजना, ऑप्शन बी इस्माइल योजना, ऑप्शन सी सार्थक योजना, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इस्माइल योजना का। ठीक है दोस्तों, जो कि केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, कौन सी योजना? इस्माइल योजना। अब हम चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी विमल जलान, ऑप्शन सी संजय बारू, ऑप्शन डी प्रभात सेन। तो दोस्तों अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है इनमें से? तो 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शशि थरूर। ठीक है दोस्तों, कौन है? शशि थरूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं? ऑप्शन ए मनोज पांडे, ऑप्शन बी अनिल चौहान,
ऑप्शन सी राजीव कुमार या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं वो हैं 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अनिल चौहान जी। ठीक है दोस्तों, और प्रथम थे विपिन रावत। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। ये दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। वन वेव इंडिया वन उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शन ए PSLV CS4, ऑप्शन बी LV-M3M2, ऑप्शन सी GSLV F9, ऑप्शन डी PSLV 51। तो दोस्तों 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी LV-M3M2। ठीक है दोस्तों, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। बजट 2023 से 24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? ऑप्शन ए 50,000 करोड़, ऑप्शन बी 62,000 करोड़, ऑप्शन सी 79,000 करोड़, ऑप्शन डी 75,000 करोड़। तो दोस्तों बजट 2023 से 24 में जो राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है वो कितनी है दोस्तों? तो 79,000 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। कितनी दोस्तों? 79,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। अब हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पांचवा। तो दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार दलहन उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है दोस्तों? तो 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तीसरा है, यानी कि थर्ड रैंक। ठीक है दोस्तों, थर्ड रैंक है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? ऑप्शन ए ऑपरेशन राहत, ऑप्शन बी ऑपरेशन सुरक्षा, ऑप्शन सी ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन डी ऑपरेशन देवी शक्ति। तो दोस्तों भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी हेतु जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम क्या है दोस्तों? तो 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑपरेशन गंगा के तहत। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन गंगा के तहत ही यूक्रेन से सभी नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया था। अब हम चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। पाला आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों पाला आर्द्र भूमि क्षेत्र जो स्थित है वो किस राज्य में? तो 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मिजोरम में। कहाँ पर दोस्तों? मिजोरम में ही पाला आर्द्र भूमि क्षेत्र स्थित है। अब हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? ऑप्शन ए रेड क्रॉस दिवस, ऑप्शन बी रक्तदान दिवस, ऑप्शन सी शहर दिवस, ऑप्शन डी मानवता दिवस। तो दोस्तों बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ इनमें से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? तो 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रेड क्रॉस दिवस। ठीक है दोस्तों, कौन सा दिवस? रेड क्रॉस दिवस। अब चलिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न की ओर। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन बी भूटान के साथ, ऑप्शन सी मालदीव के साथ, ऑप्शन डी श्रीलंका के साथ। तो दोस्तों 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी
मालदीव के साथ। ठीक है दोस्तों, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं केंद्रीय बैंक। ठीक है दोस्तों, मालदीव केंद्रीय बैंक के साथ। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन हैं? ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी रोजर फेडरर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी इनमें से कौन है? तो 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राफेल नडाल। ठीक है दोस्तों, कौन है दोस्तों? राफेल नडाल ही 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? ऑप्शन ए बिहू, ऑप्शन बी सतरिया, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी गरबा। तो दोस्तों 51 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गरबा को। ठीक है दोस्तों, गरबा को ही यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है। अब हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न की ओर। श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी मनोज सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो दोस्तों 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अमित शाह। ठीक है दोस्तों, किनके द्वारा? अमित शाह जी द्वारा श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य जी का मूर्ति का अनावरण किया गया है। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में एशियन का 11वां सदस्य कौन बना है? ऑप्शन ए तोमर लिस्ते, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों हाल ही में एशियन का 11वां जो सदस्य बना है वो कौन सा देश? तो 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तोमर लिस्ते। ठीक है दोस्तों, तोमर लिस्ते 11वां सदस्य बना है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 2025 तक, ऑप्शन बी 2031 तक, ऑप्शन सी 2041 तक, ऑप्शन डी 2050 तक। तो दोस्तों 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2041 तक उत्तर प्रदेश के सरकार ने मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। कब तक दोस्तों? 2041 तक। अब हम चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में FICCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए राजीव बहल, ऑप्शन बी सूर्यकांत पांडा, ऑप्शन सी कल्याण चौबे, ऑप्शन डी संजीव मेहता। तो दोस्तों हाल ही में FICCI के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन है दोस्तों? तो 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सूर्यकांत पांडा। ठीक है दोस्तों, कौन बने हैं? सूर्यकांत पांडा FICCI के अध्यक्ष। अब हम चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मार्च को, ऑप्शन बी 15 मई को, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर को, ऑप्शन डी 12 दिसंबर को। तो दोस्तों प्रतिवर्ष इनमें से वो कौन सा तिथि होगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 17 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, 17 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन
दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब हम चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए नृत्य से, ऑप्शन बी राजनीति से, ऑप्शन सी विज्ञान से, ऑप्शन डी सामाजिक कार्यकर्ता से। तो दोस्तों 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सामाजिक कार्यकर्ता से। ठीक है दोस्तों, जो इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों? तो सामाजिक कार्यकर्ता से। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर। किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी हवाई द्वीप, ऑप्शन सी बोर्नियो द्वीप, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा द्वीप होगा जो अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आइसलैंड द्वीप। ठीक है दोस्तों, आइसलैंड द्वीप को ही हम लोग अग्नि द्वीप के नाम से जानते हैं। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों बिहार जलप्रपात वो इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान में। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में ही बिहार जलप्रपात स्थित है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर। किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी में, ऑप्शन बी काली मिट्टी में, ऑप्शन सी लाल मिट्टी में, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी में। तो दोस्तों 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लाल मिट्टी में। ठीक है दोस्तों, लाल मिट्टी में ही आयरन एवं सिलिका की बहुलता पाई जाती है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की ओर। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 1954 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1971 में, ऑप्शन डी 1985 में। तो दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता इनमें से किस ईस्वी को हुआ था? तो 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1960 में। ठीक है दोस्तों, 1960 में ही भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ था। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कटक में, ऑप्शन बी नागपुर में, ऑप्शन सी जोरहट में, ऑप्शन डी बड़ोदरा में। तो दोस्तों केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। कहाँ पर दोस्तों? नागपुर में। नागपुर में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। अब हम चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की ओर। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए कटिहार, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी सुपौल, ऑप्शन डी बेगूसराय। तो दोस्तों इनमें से वो बिहार का कौन सा जिला है जो मक्का उत्पादन में अग्रणी है? तो दोस्तों 63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कटिहार जिला। ठीक है दोस्तों, बिहार का ये कटिहार जिला ही वो जिला है जो मक्का उत्पादन में अग्रणी है। अब हम चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ? ऑप्शन ए 1996 में, ऑप्शन बी 1997 में, ऑप्शन सी 1998 में, ऑप्शन डी 1999 में। तो दोस्तों कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल का परिचालन इनमें से कब किया गया था? तो 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1998 में। कब दोस्तों? 1998 में। अब हम चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर। कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों कोल डैम परियोजना इनमें से किस राज्य में है? तो 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में ही कोल डैम परियोजना है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 66 नंबर प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी की मात्रा हर्ट्ज, ऑप्शन बी प्रेशर की पास्कल, ऑप्शन सी मैग्नेटिक फ्लक्स की टेस्ला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सी मात्रा है जिसकी ईसाई इकाई सही रूप से सुमिलित नहीं है? तो वो है ऑप्शन सी मैग्नेटिक फ्लक्स की टेस्ला। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थिति ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? ऑप्शन ए एक पेंडुलम का झूलना, ऑप्शन बी एक पटाखे का विस्फोट, ऑप्शन सी एक टॉर्च को ऑन करना, ऑप्शन डी एक टॉर्च को ऑफ करना। तो दोस्तों 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा है और इसको गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। अब हम चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी जड़त्व, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो दोस्तों 68 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बल। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 69 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, ऑप्शन बी चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, ऑप्शन सी चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, ऑप्शन डी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो 69 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये नहीं है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। पानी का क्वथनांक बिंदु है ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 212 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों पानी का क्वथनांक बिंदु इनमें से कौन है? तो 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 60 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 71 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस से विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ऑप्शन ए एक्स किरण, ऑप्शन बी अवरक्त विकिरण, ऑप्शन सी रेडियो तरंग, ऑप्शन डी गामा किरण। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा ऑप्शन सही है जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो दोस्तों 71 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गामा किरण की। ठीक है दोस्तों, गामा किरण की विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य क्षमता सबसे कम होती है। अब हम चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ऋणात्मक, ऑप्शन डी अनंत। तो दोस्तों आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? तो 72 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धनात्मक। ठीक है दोस्तों, कैसा होना चाहिए? धनात्मक। अब हम चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की ओर। उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए किलोवाट घंटा में, ऑप्शन बी वाट में, ऑप्शन सी जूल में, ऑप्शन डी शक्ति में। तो दोस्तों 73 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए किलोवाट घंटा में उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को दर्शाया जाता है। अब हम चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? देखिए दोस्तों, एक तरफ आपका दिया है आविष्कार और दूसरी तरफ आविष्कारक, इसमें से आपको बताना है कि कौन सुमिलित है।
तो टेलीफोन के आविष्कारक हैं ग्राहम बेल, डायनोमो के आविष्कारक हैं माइकल फैराडे, चेचक के टीका का एडवर्ड जेनर, या फिर सभी सुमेलित। तो दोस्तों 74 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, यानी टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल, डायनोमो के माइकल फैराडे और चेचक के टीका एडवर्ड जेनर। ठीक है दोस्तों, यानी आपका सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की ओर। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है? ऑप्शन ए 12.33%, ऑप्शन बी 5.55%, ऑप्शन सी 11.11%, ऑप्शन डी 1.11%। तो दोस्तों एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की जो प्रतिशत है वो 11.11% है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए अधातुएं धनायन बनाती है, ऑप्शन बी अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है, ऑप्शन सी अधातुएं ऋणायन बनाती है, ऑप्शन डी अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो इनमें से वो कौन सा कथन जो कि गलत है दोस्तों? तो 76 नंबर प्रश्न का सही है ऑप्शन ए अधातुएं धनायन बनाती है, जो कि एकदम बिल्कुल ही गलत है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी एस एन बोस, ऑप्शन सी हिदेकी युकावा, ऑप्शन डी जेसी बोस। तो दोस्तों परमाणु बल सिद्धांत को इनमें से किसने प्रतिपादित किया? तो हिदेकी युकावा। ठीक है दोस्तों, यानी 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हिदेकी युकावा ही परमाणु बल सिद्धांत की प्रतिपादित किया। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की ओर। मिरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पिक्रिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल। तो दोस्तों म्यूरिएटिक अम्ल को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो 78 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 79 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? आइए दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए वे परिरक्षकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ऑप्शन बी वे कड़वे होते हैं, ऑप्शन सी उनका पीएच मान 7 से कम होता है, ऑप्शन डी अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो दोस्तों 79 नंबर प्रश्न की जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की ओर। लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स तत्वों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आंतरिक संक्रमण तत्व, ऑप्शन बी अक्रिय गैस, ऑप्शन सी संक्रमण तत्व, ऑप्शन डी सामान्य तत्व। तो दोस्तों लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स तत्वों को क्या कहा जाता है इनमें से? तो 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अब हम चलते हैं 81 नंबर प्रश्न की ओर। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? ऑप्शन ए धात्विक गुण में वृद्धि, ऑप्शन बी धात्विक गुण में कमी, ऑप्शन सी रासायनिक अभिक्रियाशीलता में कमी, ऑप्शन डी रासायनिक अभिक्रियाशीलता में वृद्धि। तो दोस्तों 81 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी
धात्विक गुण में कमी। ठीक है दोस्तों, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में जब वृद्धि होगा तो उसके धात्विक गुण में कमी होगी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की ओर। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ऑप्शन ए काइटिन की, ऑप्शन बी पेक्टिन की, ऑप्शन सी सेलुलोज की, ऑप्शन डी बी तथा सी की। तो दोस्तों, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है दोस्तों? तो 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बी तथा सी। ठीक है दोस्तों, बी तथा सी यानी कि पेप्टिन और सेलुलोज की, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की ओर। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी मल्टोज, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो दोस्तों, फलों में मीठेपन के लिए जो शर्करा उत्तरदायी होता है वो है 83 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी फ्रक्टोज। ठीक है दोस्तों, फ्रक्टोज के कारण ही फल मीठा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवंशिक विकार है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी थैलेसीमिया। तो दोस्तों, इनमें से वो कौन सा रोग है जो कि एक आनुवंशिक विकार है? तो 84 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी थैलेसीमिया। ठीक है दोस्तों, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार रोग है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की ओर। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्वि नाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए रॉबर्ट व्हिटेकर, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी कैरोलस लिनियस, ऑप्शन डी लुई पाश्चर। तो दोस्तों, 85 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कैरोलस लिनियस। ठीक है दोस्तों, जो कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति शुरू किए थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन सी कैरोलस लिनियस के द्वारा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 86 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? ऑप्शन ए नीमेटोडा, ऑप्शन बी मोलस्का, ऑप्शन सी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। तो दोस्तों, इनमें से वो कौन सा सदस्य जो मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव है? तो 86 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इकाइनोडर्मेटा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी जाइमेज, ऑप्शन डी इनवर्टेज। तो दोस्तों, इनमें से वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है? तो 87 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पेप्सिन। ठीक है दोस्तों, पेप्सिन वो एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 88 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन ए रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, कथन बी रक्त ज्ञानेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ऑप्शन सी रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, कथन डी रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है। तो दोस्तों, 88 नंबर प्रश्न का जो गलत कथन है वो है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, यानी कि बी आपका गलत कथन होगा। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 89 नंबर प्रश्न की ओर। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? ऑप्शन ए अस्थिमज्जा में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी पीलिया में।
तो दोस्तों मानव शरीर के कौन सा अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अस्थि में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? अस्थि में ही लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 90 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? ऑप्शन ए, मत्स्य, ऑप्शन बी, मानव, ऑप्शन सी, मेढक, ऑप्शन डी, केचुआ। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो 90 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केचुआ। ठीक है दोस्तों, केचुआ वैसा प्राणी है जिनके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 91 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है? ऑप्शन ए, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अधिक जमा राशि का जुटाव, ऑप्शन बी, बाजार में कम तरलता, ऑप्शन सी, बाजार में अधिक तरलता, ऑप्शन डी, बाजार में तरलता में कोई बदलाव नहीं। तो दोस्तों 91 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाजार में अधिक तरलता। ठीक है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है बाजार में अधिक तरलता। अब हम चलते हैं 92 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी के दर के बीच विपरीत संबंध, ऑप्शन बी, वास्तविक और नॉमिनल मजदूरी के बीच विपरीत संबंध, ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति और नॉमिनल मजदूरी के बीच सकारात्मक संबंध, ऑप्शन डी, नॉमिनल मजदूरी और रोजगार के दर के बीच सकारात्मक संबंध। तो दोस्तों 92 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध। ठीक है दोस्तों, फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 93 नंबर प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्र या वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? ऑप्शन ए, सुरक्षित बाजार है, ऑप्शन बी, सोने और चांदी का बाजार है, ऑप्शन सी, सेवा उत्पाद के लिए बाजार है, ऑप्शन डी, औद्योगिक और प्रतिभूति बाजार है। तो दोस्तों 93 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सुरक्षित बाजार है। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र या वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड जो है वो सुरक्षित बाजार है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 94 नंबर प्रश्न की ओर। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? ऑप्शन ए, निजी कॉरपोरेट क्षेत्र को, ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंकों को, ऑप्शन सी, गैर बैंक वित्तीय संस्थान, ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को। तो दोस्तों 94 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंकों को। ठीक है दोस्तों, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 95 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑप्शन बी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ऑप्शन सी, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों 95 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, यानी कि विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। ठीक है दोस्तों, तीनों के तीनों, इसलिए सही उत्तर डी होगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 96 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, 96 से अब आपको गणित के प्रश्न मिलेंगे, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने सा हल करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।